हेलो एवरीवन एंड वेलकम। हम लोग एलिमेंट थ्री के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आई होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज एलिमेंट थ्री, दैट इज मैनेजिंग रिस्क। और मैनेजिंग रिस्क के अंदर आज हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे ह्यूमन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। सो ह्यूमन फैक्टर्स, व्हाट आर ह्यूमन फैक्टर्स? सी बेसिकली ह्यूमन फैक्टर जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ दैट ह्यूमन फैक्टर होता क्या है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ ह्यूमन फैक्टर, सो ह्यूमन फैक्टर जो है उससे जैसे आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं, सो एक इंडिविजुअल जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो किस तरह से काम को इंटरप्रेट करता है, किस तरह से उसका बर्ताव होता है, उन सब चीज़ों को लेके एक ह्यूमन फैक्टर बनता है। मतलब एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल दैट इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो बर्ताव है इसको लेके जो परसेप्शन बनता है या जिस तरह से ये काम करता है उसको ह्यूमन फैक्टर कहते हैं। सो इसका इंग्लिश में जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से दैट ह्यूमन फैक्टर इज अ टर्म used to refer to the way in which the job, the individual, and the organization, the job, the individual, and the organization interact with the uh, interact to influence people's health and safety related behavior when they are at work. सो बेसिकली ये तो एक डेफिनेशन है। सो बेसिकली इसमें तीन पार्ट हुए। पहला हुआ द ऑर्गेनाइजेशन, द जॉब एंड मतलब काम, एंड द इंडिविजुअल। सो हम लोग इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे जिसे कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जॉब फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। हम लोग आगे बढ़ेंगे तब हम लोग इसके बारे में और डिटेल जानकारी देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम लोगों ने जैसे पहले मैंने आपको बताया दैट व्हाट इज ये आ गया, हमारे तीनों फैक्टर्स आ गए। देखिए जॉब, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब एंड इंडिविजुअल फैक्टर। अभी ऑर्गेनाइजेशन, जॉब और इंडिविजुअल फैक्टर जो है इसको कैसे एंटिसिपेट किया जाता है? ये दो तरह से एंटिसिपेट किया जाता है। पहले तो आपको क्या करना है, हाउ डू वी एंटिसिपेट, मतलब व्हाट इज एंटिसिपेशन? सो एंटिसिपेशन मीन्स आप किस इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं। सो इस चीज़ को हैंडल कैसे किया जाता है? इट्स वेरी इजी। सबसे पहले correct poor behavior when identified by removing the cause that of that behavior। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करेक्ट करना पड़ेगा गलत बर्ताव को, बाय आइडेंटिफाइंग कि इसके पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन? कोई आदमी ऐसे ही तो अनसेफ बिहेवियर नहीं कर रहा होगा ना। हो सकता है उसकी अज्ञानता हो, उसे उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ना हो, उसको उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से बताया ना गया हो। तो ये होता है करेक्ट करना। मतलब आप कोई भी जानकारी उसको प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे, आप उसको देखेंगे भी ये हुआ क्यों। सो ये करेक्शन का पार्ट आता है। और दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेटिंग मतलब पहले से आपने ये पूर्वानुमान लगा के रखा है कि भाई यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं, तो ये लोग गलती ना करें उसको एंटिसिपेट करते हुए, उसे उसकी जानकारी लेते हुए पहले से ही आपने ऐसे प्रोविजन कर दिए कि लोग वहाँ पे गलती नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट इज एंटिसिपेशन। तो आई होप ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोगों ने बात किया ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर के अंदर तीन पार्ट है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, जॉब फैक्टर एंड इंडिविजुअल फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये तीनों चीज़ें मिलके बनाती है ह्यूमन फैक्टर नेचुरली। और ह्यूमन फैक्टर का हम लोगों ने डेफिनेशन भी देखा। अब हम लोग डिटेल में एक एक करके लेते हैं, मतलब जैसे ये ह्यूमन फैक्टर को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो व्हाट इज ह्यूमन फैक्टर? So human factor is basically divided in three part। ये human factor जो है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है। पहला आ गया ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, जॉब फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर जो है वो होता है लीडरशिप या मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडरशिप है उनका कमिटमेंट कितना है, मैनेजर्स किस तरह से उसको काम करवा रहे हैं, किस तरह से इसको रेप्लिकेट किया गया है, किस तरह से इसको बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में जानकारी देते हुए ये बताती है कि हम लोग ये सिस्टम फॉलो करते हैं और आपको इस सिस्टम के हिसाब से काम या इस हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है जॉब फैक्टर। जॉब फैक्टर मतलब किस तरह का कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो किस तरह से है। क्या वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग है, प्रॉपर टेम्परेचर है, कहीं ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, कहीं कहीं आप ज़्यादा फटीग तो नहीं हो जाते, इस तरह का वातावरण तो नहीं है।
सो ये जॉब फैक्टर में आता है, जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब। सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जैसे अर्गोनॉमिकली आपको चैलेंज तो नहीं कर रहा है, जैसे कई बार रिपीटेड मूवमेंट होते हैं तो उसे अर्गोनॉमिकली इम्पेयर्डनेस बोलते हैं। अगर आपका वर्क स्टेशन जो है वो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, कि आपको कंफर्टेबल है काम करने के लिए या नहीं है। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आते हैं जॉब फैक्टर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है इंडिविजुअल फैक्टर। तो व्हाट इज इंडिविजुअल फैक्टर? इंडिविजुअल फैक्टर बेसिकली रिलेट करता है इंडिविजुअल के द्वारा। जैसे आपकी एज हो गई, उम्र ज़्यादा तो नहीं है, कहीं उम्र कम तो नहीं है, या आपका कॉम्पिटेंस बराबर है या नहीं है, आपका एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, क्या आपको इसके बारे में प्रॉपर जानकारी है या नहीं है, मोटिवेशन आपका कैसा है, कहीं आप थक तो नहीं जाते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स आते हैं इंडिविजुअल फैक्टर में। अब जब हम लोग इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे, तो हम लोग इसमें डिटेल में एक और जानकारी लेंगे, और वो लेंगे हम लोग अब इस हर एक इंडिविजुअल के बारे में जानकारी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर क्या है? सो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर बेसिकली डिवाइड डिवाइडेड है। आप देखिए ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। सो ये एक फ्लो जैसा है। सो ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और हर चीज़ एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। सो ये जो इन्फ्लुएंस होता है ये किस तरह से होता है? सबसे पहले आता है हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में बात करते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इट रिफ्लेक्ट्स, जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप बिहेवियर है या प्रायोरिटी है या इन्वॉल्वमेंट है लोगों का, ये सारा कुछ आता है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में। इसके बाद में सेकंड एलिमेंट आता है कमिटमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अब विजिबल डेमोन्स्ट्रेट, अगर मैनेजमेंट जो है वो विजिबली उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहा है, जैसे हम लोगों ने बताया कि भी मैनेजर साहब हैं वो बैठे हुए हैं आराम से, सो ये अगर वो खुद ही अगर इस चीज़ को प्रॉपर बिहेवियर को या करेक्ट नहीं कर रहे हैं, या हाँ ठीक है चलो कर लो कोई बात नहीं, ऐसा अगर कर रहे हैं, सो ये गलत होता है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम लोग विजिबली इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करें कि नहीं, ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, सुरक्षित ढंग से इस तरह से काम होगा। ऐसा नहीं कि हाँ चला लो, हाँ कोई बात नहीं अभी कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार ध्यान से करना, ऐसा नहीं। उसको डेमोन्स्ट्रेट करिए, उसको फर्म रहिए अपने डिसीजन के ऊपर कि नहीं ये इसी तरह से होगा और ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। सो ये फैक्टर्स आते हैं। इसके बाद में आता है रिसोर्सेज, दैट इज प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इक्विपमेंट, मनी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, और बेसिकली जितनी भी चीज़ें जो कि कार्य को ख़त्म करने में लगती हैं, जैसे आपका उसका समय हो गया कि भाई इतना टाइम पीरियड में करना है, लेकिन वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एकदम वो एब्रप्ट आपने दे दिया कि यार ये अभी 2 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको सुरक्षित ढंग से करने के लिए एडिक्वेट टाइम देना, प्रॉपर उसको आइडिया देना, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये सारा कुछ बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन क्या है? सो बेसिकली कम्युनिकेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन इज हाउ, किस तरह से आपने चीज़ों को दर्शाया हुआ है, किस तरह से आप चीज़ों को बताते हैं। सो जब हम लोग चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो नेचुरली अगर उसको प्रॉपर ढंग से नहीं बताया गया तो यस, यू हैव अ प्रॉब्लम। इसके बाद में आता है कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन मीन्स हाउ इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट लेवल्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल पे किस तरह से वो टॉप टू बॉटम कम्युनिकेट किया गया है। क्या वो रिटन में है, या जानकारी जो है वो प्रॉपरली या इंडक्शन द्वारा या ट्रेनिंग्स के द्वारा ये सब कम्युनिकेट की गई है या नहीं की गई है। इसके बाद में आता है लेवल ऑफ सुपरविजन। लेवल ऑफ सुपरविजन मीन्स एब्सेंस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट सुपरवाइजर। अगर आप लेवल ऑफ सुपरविजन की बात करेंगे तो भी कई बार होता है कि भी सुपरवाइजर वो तो आधे घंटे के लिए आता है, उसके बाद में चला जाता है। लेकिन ड्यूरिंग ऐसी एक्टिविटी सुपरवाइजर्स को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि भाई इस एक्टिविटी में मेरा हाजिर होना ज़रूरी है, और उसके हिसाब से उसकी हाजिरी और अनहाजिरी होनी चाहिए, मतलब प्रेजेंस एंड एब्सेंस होना चाहिए। सो बेसिकली सुपरविजन तो होना चाहिए, लेकिन किस लेवल पे होना चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद में लास्ट मतलब इसके बाद में आता है कंसल्टिंग वर्कर्स एंड इन्वॉल्वमेंट, दैट इज कंसल्टेशन एंड वर्कर इन्वॉल्वमेंट। सो कंसल्टेशन और वर्कर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या हुआ, आप लोग वर्कर को कितना इन्वॉल्व करते हैं।
जैसे हम लोगों ने पहले भी इस चीज़ को इसी एलिमेंट के दौरान डिस्कस करते हुए लिया है कि वर्कर का इन्वॉल्वमेंट कितना होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। सेफ्टी कमेटी है तो उसके अंदर हर बार बोला जाता है कि वर्कर इन्वॉल्वमेंट शुड ऑलवेज बी देयर। अगर वर्कर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो कभी भी एक प्रॉपर या अच्छा कारगर सेफ्टी कल्चर डेवलप नहीं हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग के अंदर आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग दी है, किस तरह से दी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर हाईलाइट होती हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया। अब हम लोग लेंगे जॉब फैक्टर के बारे में। सो जॉब फैक्टर बेसिकली क्या है? जॉब फैक्टर नेचुरली, जॉब मतलब कोई भी टास्क, कोई भी आपको टास्क दिया गया हो उसके रिलेटेड बात होती है। तो ये जो टास्क दिया गया है ये कितना चैलेंजिंग है, क्या ये आपको फिजिकली स्ट्रेन पहुंचाता है, क्या ये आपको उसका जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर है, क्या उसके वर्क जो भी आप करने वाले हैं वहाँ पे उसके कंट्रोल्स डायरेक्टली आपके हाथ में है या नहीं है। कई बार होता है कि भी सुपरफिशियल कंट्रोल्स होते हैं, आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं कर सकते। सो ऐसे भी कुछ टास्क होते हैं। सो इस तरह से टास्क का एलोकेशन कैसा है। उसके बाद में आता है वर्कलोड। अब वो वर्कलोड किस तरह का है, पता चला आपको कम ड्यूरेशन दे दिया टाइम। सो ये सारे जॉब फैक्टर में आते हैं। वर्कलोड हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, उसके बाद में डिस्प्ले कंट्रोल्स हो गया, कंट्रोल्स यहाँ है वहाँ है। पता चला कई बार होता है कि भी ऑपरेटर को आपको पता है कि यहाँ पे कन्वेयर के अंदर अगर कुछ फंस जाए तो वहाँ पे जाके उसे निकालना है, लेकिन उस जगह पे इमरजेंसी स्विच नहीं होगा। वरना क्या होगा, अगर वो सपोज निकालने गया और अगर कुछ हो गया तो वो इमरजेंसी स्विच नहीं दबा पाएगा। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी स्विच तो सीधा आपका कंट्रोल पैनल के वहाँ पे। सो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स, लास्ट जो हम लोगों ने दिखा है प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर्स किस तरह के हैं, कि आपका प्रोसीजर कुछ आउटडेटेड तो नहीं है, क्या आपके प्रोसीजर्स जो हैं वो प्रॉपर ढंग से अलाइन तो नहीं है, अलाइन है या नहीं है। जैसे हम लोग हीरा करते हैं, अब हीरा तो हम लोग सब कर लेते हैं, लेकिन हीरा के अंदर हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने हैजार्ड्स तो सारे आइडेंटिफाई कर लिए, लेकिन उसके मिटिगेशन कहाँ है, उसे काउंटर कैसे करेंगे, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है। सो हीरा डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं, उसके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए कि अगर ये हो गया तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये अगर हो गया तो हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें कब आती हैं, जब आप एक थॉरो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं अपने वर्कर लेवल पे या सुपरवाइजर लेवल पे लोगों के साथ में, जो कि आपको ये जानकारी भी देते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है, और जो क्योंकि काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो वो आपको मदद रूप भी आ सकते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा अर्गोनॉमिक फैक्टर। अब अर्गोनॉमिक फैक्टर नेचुरली डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के ऊपर, लेकिन ये आता है जॉब फैक्टर में, क्योंकि अगर प्रॉपर वर्क स्टेशन डिज़ाइन नहीं है, मतलब अगर आपने जो टास्क दिया है वहाँ पे चीज़ें अगर सही ढंग की नहीं है, तो कई बार होता है ना, जैसे अरे भाई वहाँ पे स्टूल लेके जाना, उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, या अरे भाई वहाँ पे थोड़ा झुक के काम करना पड़ेगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि भी कमर वमर ज़रा सही रखना है ना। सो ये सारी चीज़ें इस चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं। अब लास्ट हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल फैक्टर्स। सो व्हाट आर इंडिविजुअल फैक्टर्स? सो इंडिविजुअल फैक्टर्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो हर इंडिविजुअल जो वहाँ पे कार्य क्षेत्र में काम कर रहा है, उसके लिए उसके बारे में जानकारी होती है और उसे क्या क्या अनिवार्यता है उस प्रोसेस के अंदर। सबसे पहले आता है उसका कॉम्पिटेंस, बंदा कॉम्पिटेंट है या नहीं है, क्या उसकी स्किल्स प्रॉपर है या नहीं है, क्या वो ये काम करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसके बाद में उसकी स्किल्स आती हैं, भाई वो उसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या वो ये चीज़ कर सकेगा, क्या उसे ये पता है कि ये अगर आपको कहीं गलत रोल तो नहीं दे दिया गया है, या पता चला उसकी जो मशीन को कंट्रोल करने की बारे में जो जानकारी है या मशीन की जो जानकारी है वो उसको प्रॉपर नहीं है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद में उस बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा है, हाउ 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 इज़ दैट, हाउ ही बिहेव्स, हाउ ही इन्फ्लुएंस। जैसे कई बार होता है कि लोगों को अगर डांट के बोल दो तो वो हबड़ दबड़ी में काम करते हैं, अगर किसी को प्यार से बोल दो तो वो बहुत संभल के और अच्छे से काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। सो पर्सनालिटी किस तरह की है, वो इन्फ्लुएंस तो जल्दी से नहीं हो जाता, अरे यार जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, आपने 2 बार चिल्ला दिया बस गया काम से। सो ये नहीं होना चाहिए। प्लस उसका एटीट्यूड किस तरह का है। सो एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि भाई एटीट्यूड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव किस तरफ, सुरक्षा की तरफ। ऐसा नहीं कि भाई हाँ चलो जल्दी से जल्दी काम करके दे सकता हूँ सर मैं, ये एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड ये होता है कि सर मैं सुरक्षित ढंग से काम करके दे सकता हूँ। सो ये इस तरह का एटीट्यूड रखें। इसके बाद में उसके रिस्क परसेप्शन कैसे हैं। कई बार हम लोग ज़्यादातर इंडस्ट्री में बोलते हैं कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट कितना है।
या जब आप फाइनेंशियल ट्रेड्स करते हैं तो फाइनेंशियल ट्रेड्स के अंदर वो लोग पूछते हैं, सर आपका रिस्क एपिटाइट तो बहुत बड़ा है, या आपका रिस्क एपिटाइट बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। तो ये रिस्क ऐसे एपिटाइट जो है या रिस्क परसेप्शन जो है हम लोगों का, वो कितना है। सो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई ये रिस्की ढंग से काम करता है यार, इसको ये काम क्रिटिकल काम मत दीजिए। करेक्ट। सो लास्ट में इसके बाद हम लोग लेंगे दो और फैक्टर्स या दो परसेप्शन बेस्ड आउटलाइंस। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है डिस्टॉर्शन परसेप्शन, और सेकंड है इम्प्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हैजार्ड्स। सो सबसे पहले डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन। सो डिस्टॉर्शन क्या है? सो बेसिकली there are various things that can distort personal का perception regarding to hazard or risk. What is distort? So basically क्या होता है that कई बार illness या बीमारी है वो influence कर जाती है। So ये various factors that can distort person perception of hazard, such as they are suffering from an illness and so they are not not processing information very well. अगर वो बीमार है तो वो सही ढंग से जानकारी को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, मतलब ठीक है यार काम कर पा रहा है लेकिन अच्छे से ढंग से काम नहीं कर पा रहा है। इसके बाद में उसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, मतलब उसको अ, जो अपनी सोच में खोया हुआ है, स्ट्रेस है, अरे यार घर पे झगड़ा करके आए हैं, पता नहीं क्या होगा, वापस जाएंगे क्या होगा, ये वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो वो बोलते हैं ना ख्याली पुलाव में तो नहीं खोया हुआ है। सो ये एक फैक्टर है जो कि आपके परसेप्शन को चेंज करते हैं, या जब आप एक हैजार्डस एरिया में काम कर रहे हैं तो ये दिस इज वेरी डेंजरस। और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके जजमेंट को भी इफेक्ट करती हैं। इसके बाद में आता है ड्रग और अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, फिर पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं, जैसे कई बार घबराते हुए लोग काम करते हैं, अरे यार यहाँ पे वो फलाने आदमी का हाथ वाथ फंस गया था, उसे चोट लग गई, तो लोग घबराए हुए एटीट्यूड में काम करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो दीज आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ऑल दिस खतरनाक चीज़ें। इसके बाद में आता है पीपी, यार पीपी नहीं पहननी है, ये चीज़ खराब है और इससे तो मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहा है। पर अनकंफर्टेबल लग रहा है लेकिन जब तक अगर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसकी आवश्यकता क्या है, तब तक आपको अनकंफर्टेबल ही लगेगा। लेकिन जब आप उसकी गुणवत्ता या उसको कहते हैं ना कि आप उसकी इम्पोर्टेंस को जब समझ जाएंगे तो आपको सब चीज़ें अच्छी लगेंगी। इसके बाद में कंडीशन, वर्क प्लेस की कंडीशन कैसी है, पुअर लाइटिंग है, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपको दिखाई ही नहीं दे रहा है, आप सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, या अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, दीज आर बेसिकली दीज आर द थिंग्स दैट डिस्टॉर्ट द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल व्हाइल वर्किंग सेफली। इसके बाद में जो एलिमेंट आता है वो आता है इम्प्रूविंग वर्कर परसेप्शन ऑफ हैजर्ड। तो आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन रन करने चाहिए, छोटे छोटे, जैसे साइट स्पेसिफिक पोस्टर्स हो, टूल बॉक्स हो, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। रिपीटेटिव होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए अगर आप किसी भी सेफ्टी रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर अगर आप रिपीटेटिव नहीं हैं तो वो आपको हमेशा तकलीफ देगी। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी बार बार मिली ही नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म में भूल जाते हैं। अब आप ये सोचिए, जब हम लोग स्कूल एकेडमिक्स में होते हैं तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स हम लोग साल भर पढ़ते हैं तब जाके एक काम कर पाते हैं। अब जब आप किसी काम को करने जाते हैं तो उसके बारे में आपने एक दिन में जानकारी ली और आप ये समझते हैं कि आप मास्टर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो आप मास्टर किसी के नहीं हुए हैं, इसीलिए बार बार जो उस मशीन के बारे में जानकारी है, उस प्रोसेस के बारे में जानकारी है, जो उसे बार बार सुनना चाहिए, बार बार देखना चाहिए, बार बार सीखना चाहिए, ताकि वो एम्बेड हो जाए विद इन योर ब्लड। बोलते हैं ना कि भाई इट इज एम्बेडेड, यार उस बंदे से गलती नहीं हो सकती। सो वो कब हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप कंटिन्यूस, बोलते हैं ना, प्रयत्नशील हैं, मतलब कंटिन्यूसली आप उसके प्रति अपने एफर्ट्स करते रहते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो काम आप कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो हैजार्ड्स होते हैं उसे आइडेंटिफाई करके और उसे बार बार बताना कि ये हैजार्ड्स हैं, ये हैजार्ड्स हैं, ये हैजार्ड्स है, ये रिस्क है, ये रिस्क है, ये रिस्क है। तो इसे रिपीटेड मोड पे आपको करना है। सो ये परसेप्शन जो है ये इम्प्रूव द परसेप्शन ऑफ हैजार्ड। इसके बाद में इंश्योरिंग एडिक्वेट लाइटिंग, बेसिकली अगर एलिमिनेशन ना हो और अगर आपको चीज़ें सही ढंग से दिखाई नहीं देगी तो आपके परसेप्शन जो है वो चेंज होते हैं। तो इसलिए एलिमिनेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन इम्प्रूविंग दी सेफ्टी कल्चर।
इसके बाद में हमें डिस्ट्रैक्शंस को हटाना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी हुई होती है जो इसका कोई काम नहीं होता। कई बार कोई लोग बीप अलार्म लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं, लेकिन ये अलार्म्स जो हैं ये बेसिकली आपको अलर्ट नहीं करते हैं, ये डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। सो किस तरह की चीज़ें लगाई जाए जो कि आपको बेनिफिट करें या आपको डिस्टर्ब ना करें, और किस तरह की चीज़ें लगाई जाए जो आपको यू नो ओवरऑल ऑपरेशन करते समय आपकी मदद करे। I hope this summarizes everything about this element. Now we will take question answers. तो 5 सवाल हैं इसके, हम लोग जल्दी से ले लेते हैं। So पहला सवाल बड़ा आसान सवाल है। Outline the factors that impact workers' health and safety related behavior. अब ये हम लोगों ने 3 फैक्टर्स के बारे में बात किया था। सबसे पहले हम लोगों ने बोला था जॉब फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, फिर जॉब फैक्टर, फिर इंडिविजुअल फैक्टर्स। कलेक्टिवली ये तीनों चीज़ों को कहा जाता है ह्यूमन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। सो बेसिकली ह्यूमन फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को लेके। सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट द की ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स। सो यहाँ पे ये एक बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है इसमें। द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस वर्कर्स बिहेवियर। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ताकि आपको आंसर जरा समझ में आ जाए। सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्फ्लुएंस वर्कर्स बिहेवियर, द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, visible commitment and leadership from management, provision of resources, manage and carry out work safely, work patterns such as shift systems, effectiveness of communication to convey health and safety messages and informations to the workplace, level of supervision and competence of supervisors in the context of health and safety, consultation and work involvement in management and health and safety issues and decision making process, and the training uh, and the training are organization factors that influence workers behavior. So basically ये जो चीज़ें हैं ये कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। अब आप ये हम लोगों ने सारे फैक्टर्स ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिए, ये क्रिस्प में फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले की फैक्टर्स क्या होंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, उसके बाद में विजिबल कमिटमेंट है लीडरशिप का। जैसे 3 फैक्टर्स तो मेन है, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। ये तीनों चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इन तीनों चीज़ों की जो इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का, बेसिकली मैनेजमेंट का जो विजिबल लीडरशिप का जो कमिटमेंट है उसका उसको दर्शाना, उनको प्रोविजन कैसे दिए गए हैं, उनको ओवरऑल सेफ्टी कल्चर में किस तरह से मतलब ढाला जाने के लिए आपने क्या क्या प्रोविजन दिए हैं, जैसे लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं है, वर्क को प्रॉपरली समझ के उसका प्लेटफॉर्म बना के, अर्गोनॉमिकली उसको सही ढंग से बना के, टाइम ड्यूरेशन उसको प्रॉपर दे के, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर को इम्प्रूव करने में काम आते हैं। इसके बाद में तीसरा सवाल है आउटलाइन द की फैक्टर्स दैट कैन इम्पैक्ट सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। सो सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर जो है की फैक्टर्स जो आते हैं उसके वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे यू नो कोई भी अगर टास्क अगर आपको करना है, सो किस कितने अच्छे ढंग से या कितने खराब ढंग से आपने किया है, सबसे पहले उसके ऊपर निर्भर करेगा। उसके बाद में वर्कलोड किस तरह का है किसी भी टास्क को लेके और उसकी डेडलाइंस किस तरह की हैं। उसके बाद में एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे हीट हो गया या वेंटिलेशन हो गया, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती हैं। इसके बाद में आता है डिज़ाइन फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, कि भी उसका डिज़ाइन किस तरह से है, उसकी फंक्शनैलिटी किस तरह से है, क्या वो इंडिविजुअल सुरक्षित ढंग से कर सकता है या आराम से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्कर जो प्रोसीजर हैं वो सही ढंग से वर्कर को समझाए गए हैं या नहीं समझाए गए। इसके बाद में हम लोग लेंगे चौथा सवाल जो है डिफाइन द टर्म अर्गोनॉमिक्स। सो अर्गोनॉमिक्स बड़ा आसान टॉपिक है ये। अर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड द वर्क टास्क, work equipment and work environment so as to achieve best match. One of the principle of good ergonomic design is to adopt the task, equipment and environment to suit the needs of an individual worker. So basically
कोई भी ऐसी चीज़ जो आप वर्कर को ध्यान में रखते हुए, कई बार क्या होता है कहीं पे वर्कर लंबे होते हैं कहीं छोटे होते हैं, तो उनके वर्क स्टेशन ऊपर नीचे हो जाते हैं और वो ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। अगर आपने ये किया है तो आपने वर्क स्टेशंस को जो वर्कर है उसके हिसाब से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि हमारे पास तो ये स्टैंडर्ड टेबल्स हैं यही ले लो, यही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। सो वर्कर को ध्यान में रखते हुए जब आप बनाते हैं तो आपको वर्कर को तकलीफ नहीं होती। सो दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू ergonomics. पांचवा सवाल, व्हाट माइट वर्कर्स नॉट करेक्टली परसीव रिस्क एट वर्क एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड। अब हम लोग जब बात करते हैं why might worker not correctly perceive risk and work and how it can be improved, हम लोग ये लास्ट सवाल जो ले रहे हैं हम लोग, इसमें आप ये सोचिए कि भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि वर्कर्स को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो वो जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे carrying out safety awareness campaigns, posters, toolbox, developing training programs, increasing awareness about the hazards and risk, फिर highlighting hazards and repetitively उसको बताया जाए, repetitively बताया जाए, फिर ensuring that adequate lighting is there, उसके बाद में रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस, जैसे कभी अचानक से आती हुई आवाज़ें या ज़्यादा आवाज़ें, सो इसको कैसे रिमूव किया जाए। सो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इन्हें रिमूव करा जाए। सो दिस इज इट। आई होप ये मोटा मोटा सारा इस एलिमेंट के रिलेटेड सारी एक्टिविटी हो गई हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सपोर्ट, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा टू सब्सक्राइब एंड गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी और अब आगे हमारे पास और अभी बचा हुआ है। एंड अभी तो एलिमेंट 3 ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये बहुत लंबा एलिमेंट हम लोगों ने आपको बताया था। एलिमेंट 3 को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अगेन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।